नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष यह जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसमें संभावना तलाशी जाएगी कि हड़प्पाई लोग जब वह सभ्यता लुप्त हो रही थी तो कहाँ गए। इसके पहले हमने आपके समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत किया था जिसमें उन संभावनाओं को वही रोक दिया गया था कि हड़प्पाई लोग अधिकांश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गए, क्योंकि वहाँ धीरे धीरे बाढ़ का प्रकोप बढ़ता चला गया। और गए तो भारत के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक गए, और संधव प्रदेशों में, खास करके जो वर्तमान में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का उत्तरी राजस्थान है, यहाँ अधिकांश लोग गए होंगे और वहाँ जाके इनका निवास रहा होगा। लेकिन हमने इसके आगे कुछ नहीं बोला था। अब हम उसी के आगे थोड़ा सा बोलना चाहते हैं कि क्या हड़प्पाई, जब हड़प्पा सभ्यता लुप्त हो रही थी तो क्या हड़प्पाई लोगों से ही एक नई व्यवस्था शुरू हुई, एक नई संस्कृति का उद्भव हुआ, एक नई संस्कृति की शुरुआत हुई, जिसे इतिहास में हम वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं, ऋग्वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। इनकी संभावना को की तलाश में हम थोड़ा सा जाना चाहते हैं। आपके समक्ष यह खुला हम एक विचार रखना चाहते हैं। ये खुला मंच है, हम लोग आपस में बहस करेंगे। आप सुनिएगा और आपको लगता है कि इस पर एक कोई मौलिक कमेंट आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, सकारात्मक कमेंट। हम अपनी बात पहले रख लें। अब हम वर्तमान परिवेश में देखें, हमारी जो पूजा पद्धति है और धार्मिक रूप से हमारे जो विधि विधान हैं, कुछ ऐसी इसमें प्रतीक हैं जो आज हमें रचे बसे हैं, जिनमें सबसे पहला हम स्वस्तिक चिन्ह कहेंगे। फिर कुबड़ा वाला बैल हमारे लिए काफ़ी पूज्य है। गाय की काफ़ी पूजा होती है। गाय हमारी संस्कृति का एक प्रतीक मानी ही जाती है। जल की पूजा होती है। हमने स्वस्तिक का आपको बताया। पीपल का वृक्ष है, वट का वृक्ष है, वट चाहे बरगद, पाकड़ का वृक्ष है, महुआ, मतलब ऐसे जो वृक्ष हैं इनकी हम पूजा करते हैं। और सबसे खास कि पशुपति शिव, पूरे भारत में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पशुपति शिव एक आराध्य हमारे हैं। उनकी चारों तरफ पूजा होती है। ये कुछ हमारे ऐसे प्रतीक हैं जो हमारे पूरे सनातनी परंपरा में विद्यमान हैं। अब इनकी झलक अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता में मिलती है, हड़प्पा सभ्यता में मिलती है। अब उनकी लिपि का ज्ञान नहीं है तो उनके बौद्धिक स्तर का, उनके धार्मिक, उनकी सांस्कृतिक स्तर का पक्का भी हमको पता नहीं चल पाता है। लिपि का ज्ञान होगा तो बहुत कुछ पर्दा उठेगा, लेकिन इनकी झलक आज है। अब हम ऋग्वैदिक संस्कृति में चलते हैं। ऋग्वैदिक संस्कृति माना जाता है यायावरी संस्कृति थी और गोपालन, गाय पर आधारित व्यवस्था थी। लोग यायावरी जीवन जीते थे और छोटे छोटे कबीलों के रूप में अस्थायी बस्तियों में रहते थे। ठीक है, माना जा सकता है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि एक बार जरा विचार किया जाए, सिंधु सभ्यता जहाँ फली फूली, जहाँ विकसित थी, वो थोड़ा निचला क्षेत्र था, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, जंगल से ज़्यादा प्रभावित नहीं था। बाढ़ प्रभावित था तो घने जंगल वहाँ नहीं थे, तो वहाँ इस सभ्यता काफ़ी फली फूली निचला क्षेत्र था। और आसपास के जंगलों को जब काटा गया तो कुछ पर्यावरण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा, बाढ़ का प्रकोप बढ़ता गया होगा। धीरे धीरे वहाँ के लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गए। आप देखिए, यह सभ्यता पाकिस्तान, बलूचिस्तान तक थी, काफ़ी आगे तक थी। बाहरी लोग आके आक्रमण किए होते, भगाए होते तो लोग कहाँ जाते, माना भारत की तरफ आते, माना पहाड़ की तरफ बढ़ जाते, माना उधर की तरफ जाते, तो उधर भी आगे घने जंगल हैं, चारों तरफ, तीनों तरफ घने जंगल हैं, तो घने जंगल में तो भाग नहीं जाएंगे। सबसे खास बात है कि संख्या 100, 200, 1 लाख नहीं थी, न जाने कितने लाख लोग थे। तो ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे मतलब हथियारबंद लोग, ऐसे आक्रमणकारी लोग आए और पूरे सिंधु वासियों को वहाँ से उजाड़ दिए, भगा दिए। तो वो लोग कौन थे जो हमारी नगरीय सभ्यता को ध्वस्त कर डाले और एक नई सभ्यता शुरू किए? तो कैसे शुरू किए? अगर कहते हैं वही लोग वैदिक संस्कृति शुरू किए, तो उनका यायावरी जीवन क्यों था? सबसे खास बात है कि अगर वो एक टीम में आए तो हमारे जो आर्य जन थे, जो वैदिक जन थे, वो कई जनों में क्यों विभक्त थे? ठीक है, तो कुछ बातें इतिहास की बड़ी उलझन पैदा कर देती हैं। उनके कई जन क्यों थे? और कहा जाता है कि ये आर्य जन थे, वो अनार्य जन थे। अब मेरी बात जो समझ में आती है, ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बाढ़ का प्रकोप बढ़ता गया होगा, ये लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाना शुरू किए होंगे। और खास करके जो सरस्वती नदी का क्षेत्र, सिंधु नदी का जो क्षेत्र था ऊंचाई वाला,
सतलज कह सकते हैं, और वर्तमान का पाकिस्तान, ये वर्तमान का पंजाब हरियाणा का क्षेत्र दिल्ली कह सकते हैं हम, और फिर पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी पश्चिमी राजस्थान हम कह सकते हैं। इन क्षेत्रों में ये ऊपर आना शुरू किए होंगे। यहाँ थोड़े कम घने जंगल रहे होंगे और इसको काटना शुरू किए होंगे। अब जगह कम थी, काटने में समस्या थी, बसाव में समस्या थी, कृषि का क्षेत्र था नहीं, तो गाय पर आधारित व्यवस्था रही होगी। धीरे धीरे लोहे का ज्ञान हुआ। लोहे का ज्ञान तो सिंधु सभ्यता में भी था, कई हड़प्पाई स्थल से लोहे के हथियार मिले हैं। आगे हो सकता है वही लोग लोहा लेके आए हों और लोहे से जंगलों की सफाई की हो और धीरे धीरे इनका प्रसार हुआ हो। अब ठीक है, सिंधु सभ्यता की जो व्यवस्था थी, उनके जो प्रतीक थे, वो ऋग्वैदिक सभ्यता में बहुत अधिक नहीं मिले हैं। कुछ झलक मिलती है, लेकिन सीधा लिंक बनता नहीं है। लेकिन लिंक बनाने से नहीं बनेगा, बनाने की कोशिश हो तो हो सकता है बहुत सारे लिंक मिल जाएं, और सिर्फ यह कह देने से कि वो नगरी उच्च स्तर की नगरीय व्यवस्था थी और यह आयावारी जीवन था और लोग छोटे छोटे कबीलाई समूहों में रहते थे, सिर्फ इतना कह देने से न तो हम ऋग्वैदिक संस्कृत को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं और न ही इससे बच सकते हैं कि सिंधुवासियों को बाहर से आर्यजन आए और वहाँ से उजाड़े तो वो उस बस्ती को ध्वस्त करने के बाद उससे उच्च स्तर की बस्तियां कहाँ बसाए। ठीक है, इसका प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो यह भी बात सामने रखनी पड़ेगी। मुझे कुल मिला के लगता है कि जो सिंधुवासी थे, 1-2 वर्ष नहीं सैकड़ों वर्ष बाढ़ का प्रकोप जब बढ़ता चला गया होगा, तो वो धीरे धीरे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गए होंगे, और ऊंचाई वाला क्षेत्र ज़्यादा इधर बनता है और वो चारों तरफ गए होंगे, इधर भी आए होंगे। उनसे एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई होगी, जिसको इतिहास में हम ऋग्वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। हम सिर्फ एक विचार अपना रख रहे हैं, अपनी एक धारा रख रहे हैं, और यह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। विचार रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं, तो हमने अपना विचार रखा, और फिर इसके पीछे हमारी जो सोच बनती है वो ये कि अगर कोई बाहरी आक्रमणकारी आता है, जैसे हम बाद में देखें शक आए, यवन आए, शक आए, पहलव कुषाण आए, हम सबको बता देते हैं कि ये हैं, ये हैं, ये हैं। अगर ये आर्य बन के आए तो आर्य तो एक समूह रहा होगा, फिर इनके कई छोटे छोटे टुकड़े क्यों थे? तो यह भी तो सकता है कि सिंधुवासी आ रहे हैं, कुछ आए बस गए एक टुकड़ी, कुछ आए बस गए एक टुकड़ी, कुछ आए बस गए एक टुकड़ी। वो आएंगे तो लड़ते झगड़ते, न जाने कितना खून खराबा होता, ऐसा प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन ये आएंगे तो अपना घर है, अपना क्षेत्र है, छोटे छोटे समूह में बस गए, जंगल साफ किए, फिर अपना एक रिहायशी क्षेत्र बनाया, बस गए। हो सकता है वही सिंधुवासी वैदिक सभ्यता के पढ़ता रहे हों, वैदिक संस्कृत के पढ़ता रहे हों। तो मुझे ये लगता है सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप भी हमारी बातों को सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। हो सकता है हमसे ज़्यादा आप जानते हो और इस संदर्भ में ऐसे सकारात्मक विचार आप भी रख सकते हो, और आप इस तरह से सकारात्मक विचार रखने के लिए आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, और आपके कमेंट हम इंतजार करेंगे। सकारात्मक कमेंट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।